ये आप सब मित्रों को मेरा नमस्कार और आप सब लोगों को नए साल की हार्दिक और इतनी सी कामना है नए साल में कि कम से कम ये एक सामान्य साल तो ज़रूर हो, बल्कि अभी अर्पण क्या ये जी 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 जी। तो आज रचना पाठ में मैंने जिस कहानी का चुनाव किया है वो आलोक कहानी है और ये धर्मयुग में छपी थी। आपको पोस्टर में भी लिखा है 1994 में, वो कि ये पहले ही लिखी, ये 1980-81 के आसपास ये कहानी मैंने लिखी थी और मैं इसको अपनी पहली मुकम्मिल कहानी, एक परिपूर्ण कहानी मानता हूँ। और दरअसल ये कहानी 74 आंदोलन के प्रभाव में लिखी गई थी। बहुत कम उम्र में इस आंदोलन से जुड़ाव बना था। मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था और तभी एक मूल कोलाहल सुनाई दिया था जो बिहार से शुरू हुआ और पूरे देश में इसकी गूंज सुनाई दी। और बाद के वर्षों में कालांतर में इसका एक व्यापक प्रभाव देश की राजनीति और समाज पर पड़ा। तो दरअसल वो आंदोलन में शामिल होना अपने आप को कई तरह से शिक्षित करने का भी एक जरिया होता है। और इसी दौरान जैसे आप रेणु जैसे व्यक्ति, ऐसे लोगों को जब आप अपने सामने देखते हैं किसी एक खास मोमेंट में, तो उसका एक अलग ही असर होता है। और ख़ास तौर से तब जबकि आप युवा हैं और तब आपकी रुचि अपनी किताबों से और दूसरी चीज़ों से हटकर किन्हीं और चीज़ों की ओर भी बनती है। जुलूसों में नारे लगाने और धरनों पर बैठने और टिकेटिंग करने के अलावा जो काम शुरू हुआ वो था पढ़ने का काम, ख़ास तौर से साहित्य पढ़ने का काम। मेरा जहाँ तक पटना में उस समय कई ये पुस्तकालय थे और मैट्रिक का इम्तहान देकर मैंने तब लाइब्रेरी, यहाँ का जो सबसे बड़ा पुस्तकालय था, उसकी सदस्यता ली थी और वहीं मैंने मानसरोवर के खंड पढ़े थे, वहीं मैंने बेनीपुरी की रचनाएँ पढ़ी थीं और एक और गर्दनी बाग जहाँ हम लोग रहते थे इस मोहल्ले में, मेरी कविता से कुछ मित्र परिचित होंगे। तो वही एक गेट पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करता था जो बाद एक तरह से उजाड़ दिया गया, लेकिन गेट पब्लिक लाइब्रेरी एक ज़माने में कम से कम हमारे समय में एक समृद्ध लाइब्रेरी एक हुआ करती थी वो। और वहाँ भी बैठकर हम लोग पढ़ा करते थे और वहाँ कई तरह की चर्चा, एक शनिवार और रविवार को प्रायः वहाँ पर कोई ना कोई एक वरिष्ठ आंदोलनकारी साथी आते थे और जो युवा आंदोलनकारी थे उनको अपने हिसाब से वो प्रशिक्षित करते थे। हेलो मोटो मत करो थोड़ी देर। तो मैं कह रहा था वो एक ऐसा दौर था जहाँ की आप एक जन आंदोलन में शामिल होते हैं और दुनिया आपके सामने एक अलग तरीके से खुलना शुरू होती है और कहना चाहिए अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। तो उसी दौर में दरअसल आंदोलन और लेखन लगभग, मेरा ख्याल है कि मेरे साथ
ये दोनों चीज़ें मेरे जीवन में आईं, और बल्कि आंदोलन करने से जुड़ाव बना वो इसी उसमें एक आंदोलन की बड़ी भूमिका थी। और मेरा जो जुड़ाव बना था वो आकाशवाणी से था। आकाशवाणी पटना में वहाँ युवाणी, तो वहाँ पर युवाणी के कार्यक्रमों में मैं जाया करता था और अपनी प्रस्तुतियाँ देता था। उसका मेरे निर्माण में मैं मानता हूँ कि एक बड़ा योगदान है, एक भूमिका है, क्योंकि एक ऐसे ही कोई चीज़ लिखना और से उसको, इन दोनों में बड़ा फ़र्क होता है। और ये प्रशिक्षण मेरा आकाशवाणी में हुआ। मैं वहाँ कविताएं भी पढ़ता था, मैंने वहाँ कहानी भी पढ़ी, वहाँ मैंने लेख पढ़े कई, और कुछ व्यंग रचनाएं भी मुझे याद है कि मैंने लिखी थी उस समय। बहुत कम उम्र की बात है, 15-16 साल की उम्र। तो ये सब हुआ, और साथ साथ पढ़ाई और बाकी चीज़ें आगे चल रही थी। तो जैसा कि अक्सर ऐसा होता है, फिर भी एक संगति बैठाने का लगातार प्रयास चलता रहा मेरा, कि जो एक अपना एक सामाजिक कर्तव्य या एक नागरिक धर्म, तो उसके साथ जो पढ़ाई की का दबाव था, जो पारिवारिक जो एक संलग्नता होती है वो थी, वो सब चीज़ें एक साथ चल रही थी। तो में ये कहानी आलोक, एक और इसके पहले मैंने कहानी लिखी थी जो आज़ादी के बाद का जो मोह भंग है हुआ, तो उस पर मुझे याद है कि मैंने बहुत कम उम्र में एक कहानी लिखी थी आज़ादी के कुछ ऐसी कहानी थी कि एक व्यक्ति है जिसने कभी आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था और उसका नेतृत्व किया था, और कैसे वह एक ठगा सा रह जाता है आज़ादी के बाद की जो गतिविधियां देखता है लोगों की, नेताओं की। वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, वो हिमालय की शरण में चला जाता है, वहाँ से वो उसको स्मृति घेरती है और पुरानी बातें याद करता है। तो वो अनपब्लिश्ड है, फाइलों में वो कहानी पढ़ी होगी। ऐसी ही दो एक और कहानियाँ मैंने लिखी थी। एक आदिवासी जीवन पर भी मैंने इसी दौर में एक कहानी लिखी थी, जब मैं गया था 1977-78 में रांची में कुछ दिन। वहाँ भी मैंने एक कहानी लिखी थी, लेकिन वो भी अप्रकाशित रह गई। और सच कहिए तो मैंने जो भी इसके पहले कहानियाँ लिखी, तो ये जो आलोक कहानी है जो मैंने लिखी, तो एक जो लेखकीय संतोष होता, पहला एक संतोष मुझे इसी कहानी को लिखकर हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये कहानी धर्मयुग में छपी। जब मैं सीरियस हुआ कि मुझे लिखना है तो फिर मुझे छपना भी चाहिए, तो लिखने और छपने के बीच हमेशा एक गैप रहा है, मेरे साथ ये बना रहा है। तो ये पहली कहानी है जो छपी और धर्मयुग में छपी। विश्वनाथ सचदेव जी उसके संपादक थे उस समय, भारती जी नहीं रह गए थे, उसके बाद गणेश मंत्री हुए थे संपादक। लेकिन ये कहानी विश्वनाथ सचदेव जी के संपादकत्व में छपी। इसके बाद भी दूसरी कहानी भी, खबर, वह भी धर्मयुग में छपी। तो ये सब चलता रहा, और ये कहानी मेरा जो एकमात्र संग्रह है, अभी दूसरा संग्रह देखिए कब आता है, मुन्ना बैंड वाले उस्ताद, तो उसकी उस संग्रह की भी पहली कहानी है ये। और ये इसकी जो कहना चाहिए कथा वस्तु है, वो दरअसल पीढ़ियों का द्वंद्व है इसमें। एक आप सुनेंगे कहानी तो आपको पता लगेगा। एक व्यक्ति अपनी दिवंगत पत्नी को संबोधित है, वो उसको कुछ कह रहा है अपने उस पुत्र के बारे में, जो कि जिसके प्रति उसके अंदर बहुत गहरा ग्लानि बोध है। तो ये दरअसल कह सकते हैं कि एक पश्चाताप की भी कहानी है, पीढ़ियों के द्वंद्व की कहानी है।
और उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आए। जो बात मुझे और कहनी चाहिए कि मैंने अपने संग्रह के लिए एक भूमिका की तैयारी की थी और उसको लिखा था। एक छोटी सी भूमिका थी, बहुत लंबी तो नहीं, लेकिन वो संग्रह में गई नहीं और मुझे बताया गया कि ये संग्रह में भूमिका जाना, मुझे कुछ ये बात अजीब लगी, लेकिन मैंने कोई जिद नहीं की इस पर। मैं चाहता हूँ कि वो भूमिका भी मैं आपको आज पढ़ के सुना दूँ। और अभी भी मुझे लगता है कि अगर रचनाकार है, उसकी कोई कृति आ रही है और वो उसको इसका मौका मिलना चाहिए, ये उसका हक है। और मेरा ख्याल है वो ज़रूर मिलना चाहिए उसको। तो आजकल लेकिन देख रहा हूँ कि भूमिकाएं किसी पुस्तक में, किसी कृति में भूमिका लेखक की बहुत से, या पहले आम या दो थी, वह बंद है। तो फिलहाल मैं चाहता हूँ कि वह भूमिका पढ़ दूँ जो संग्रह के लिए थी, लेकिन जो संग्रह में गई नहीं। इस संग्रह की पहली कहानी आलोक मेरी पहली प्रकाशित कहानी है, लेकिन वर्षों पहले मैं इस विधा में हाथ आजमा चुका था। ये धर्मयुग में 94 को छपी। वास्तव में 90 दशक में मैंने कुछ कहानियां ही नहीं लिखी, बल्कि उपन्यास का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया। यह अलग बात है कि अंतिम दशक में ही मैं कहानी लेखन को लेकर गंभीर हुआ। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं एक धीमा कहानी सा अंतराल बना रहा है, कभी कभी वर्षों का भी। यह स्थिति तब रही है जबकि कहानी के क्षेत्र में विपुल लेखन सामने आया है। इसे लेकर मन में जरूर कुछ संकोच रहा है। मैंने अधिक लिखने की अपेक्षा बेहतर लिखना ही श्रेयस्कर माना है। एक बात और शायद ही संभव हो पाता है। आमतौर पर जाने अनजाने, चाहे अनचाहे घटनाओं की जगह परिघटनाओं तथा आकस्मिक प्रसंगों की जगह बड़े सामूहिक अनुभवों के प्रत्यक्षीकरण ने ही कहानियों की नींव रखी। कोई छोटी सी बात भी एक बड़ी और जटिल प्रक्रिया के हिस्सा। कहानियों को मैंने प्रोजेक्ट की तरह लिया है। कहानियाँ मेरे लिए सिर्फ कलात्मक अनुभवों की उपलब्धि ही नहीं, हालांकि वह बड़ी बात है, बल्कि शोध प्रेक्षण का जरिया भी बनी है। ऐसे में आवृत्ति को छोटा बनाए रखना आसान काम नहीं है, वह भी तब जबकि आप मैंने अनुभव किया है कि शिल्प एक हद तक अपने आप में कन्वे करने का एक माध्यम बन जाता है। दुनिया जिस तेजी से बदल रही है और यथार्थ जितना जटिल, संश्लिष्ट और परतदार होता चला जा रहा है, उसमें सही फॉर्म की तलाश चुनौती है। आगे यह चुनौती और विषम होने वाली है। एक बात, अब कहानी यानी शॉर्ट स्टोरी छोटी सी बात कहने वाला साहित्य रूप नहीं रही। अब इसमें बड़े और जटिल संदर्भ अभिव्यक्त हो रहे हैं। शिल्प इस काम में मदद करता है तो कभी व्यवधान भी बन जाता है। ऐसे में असल परीक्षा है कहानी में पाठक का आकर्षण किस प्रकार बना रहे, साथ में यह भी कि समेकित रूप में कहानी कैसा प्रभाव छोड़ती है। कथ्य महत्वपूर्ण है, किंतु अकेले वही कहानी की सफलता। कथ्य महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेले वही कहानी की सफलता की गारंटी नहीं है। कथ्य की नवीनता की बात बहुत की जाती है, यह जरूरी भी है, लेकिन नवीनता की तलाश का तात्पर्य स्मृतिहीनता की ओर जाना नहीं है। चीज़ों को देखने की दृष्टि की मौलिकता ही कथ्य को महत्वपूर्ण बनाती है। रचना प्रक्रिया में वह क्षण सुखकर होता है जब क्या कहना है के साथ ही कैसे कहना ही है भी उद्घाटित हो रहे। बाद वाली स्थिति में रचनाकार का दम बहुत निकलता है। कभी कभी तो कैसे कहना है कि उधेड़ बुन में क्या कहना है में विचलन आ जाता है। यूँ तो जिस प्रकार एक ही सांचे में
एक ही सांचे में अंक बदलकर कितने ही सिक्के ढाले जा सकते हैं, उसी प्रकार एक ही फॉर्म में कल्पनाशीलता को, सृजनशीलता को उकसावा नहीं है, चुनौती नहीं है, बल्कि रुकावट है। दूसरे नज़रिए से देखें, कोई नई बात है, कोई मौलिक चीज़ है, तो वह कुछ अलग ढंग से बाहर आना चाहती है, ढांचे और शिल्प के स्तर पर भी और भाषा शैली के स्तर पर। वह कुछ अलग तरह के निर्वाह और बर्ताव की भी मांग करती है। इसी आधार पर कहानी का स्वरूप बदलता आया है। भारतीय राजनीति और समाज के इतिहास में 8वां दशक मील का पत्थर है। इस दौरान व्यापक पहल हुई, जिसका दूरगामी प्रभाव समाज जीवन के प्रायः हर क्षेत्र में महसूस किया गया। मेरा लेखन इसी दौर की उपज है। में ही परिवर्तनकामी आंदोलन में मेरा प्रशिक्षण हुआ और जीवन दृष्टि बननी आरंभ हुई। स्वाभाविक तौर पर गत्यात्मकता, परिवर्तन और विपथ गमन जैसे विषयों में मेरी गहरी रुचि रही है। मेरी समझ से लेखन मूल्य गढ़ने की गहरी और जटिल प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। कहानी में इसी रूप में देखा जाना चाहिए। कहानी में आदर्श तत्व की उपस्थिति को इसी रूप में देखा जाना चाहिए। आदर्श तत्व आगे चलकर जीवन दर्शन का रूप ले लेता है। हर रचना के पीछे एक जीवन दर्शन अवश्य होता है। कभी कभी इसे रचनाकार की भूल के रूप में देखा जाता है। किसी की अपेक्षा रखते हैं, वह उदात्त मूल्यों से जुड़े बिना संभव ही नहीं है। इसलिए भी रचना कर्म जिम्मेदारी का काम है। कम से कम लिखने वाले यहीं आज के दौर में कथा कहानी की भूमिका भी स्पष्ट हो जाती है। आलोक से लेकर नॉस्टैल्जिया तक का कालखंड देश, समाज और स्वयं अपने लिए नाना प्रकार के उतार चढ़ावों से भरा रहा है। पूरे 3 दशक इन कहानियों में समाये हुए हैं। सन 74 के झंझावात से लेकर सन 2007 के ग्लोबलाइज्ड इंडिया तक का अंतराल और दुनिया से जूझते और संगति बैठाते पात्र हैं। प्रायः सभी कहानियाँ प्रकाशित हैं। कहानियों का क्रम भी प्रायः उनके प्रकाशन क्रम के अनुसार ही है। संभव बाद में छपी हो, किंतु कुल मिलाकर संग्रह के स्वरूप पर इससे खास फर्क नहीं पड़ता। एक सलोनी शिलाकृत अधिक लंबी कहानियाँ हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक महान भाषा में रचना करने की कोशिश करता हूँ। हमारी भाषा हिंदी करोड़ों लोगों की मुक्ति की आकांक्षा से जन्मी है। यह इस पूरे उपमहाद्वीप की भाग्य निर्मात्री है। इसका गौरव बढ़ाया है। हमारे लिखे एक एक अक्षर के पीछे उन्हीं का तप झलक रहा है। कैसी विडंबना है कि मूल्य और संस्करण आज सबसे अधिक हिंदी क्षेत्र में ही महसूस किया जा रहा है, किंतु अनेक विपथगामी प्रवृत्तियों और प्रभावों के रहते भी इस पूरे इलाके में अभूतपूर्व सत्ता संरक्षण के स्तर पर हिंदी पट्टी पिछले 3 दशकों में बहुत बदली है। लेकिन यह भी सच है कि सामाजिकता और सामुदायिकता पर न सिर्फ राजनीति बल्कि बाजार का भी जबरदस्त दबाव बना है। यहाँ कथाकार रचनाकार को नई चुनौती पेश हुई है। तो समाज के साथ ही खड़ा होना है। राजनीति लाख नचावे, समाज अपने रास्ते चलता है। तो मेरा पहला कहानी संग्रह मुन्ना बैंड वाले उस्ताद आपके हाथों में है। मैं रोमांचित हूँ। इस अवसर पर मैं उन समस्त पत्रिकाओं ने संग्रह की कहानियाँ प्रकाशित की। तो ये मई 2008 में लिखा हुआ ये भूमिका लिखी गई है मई 2008 में। 2009 में ये मेरा संग्रह प्रकाशित हुआ था। तो इससे जो मेरे कहानी लेखन पर आपको कुछ प्रकाश पड़ा होगा। और जा रहा हूँ आलोक। आलोक। अवस्था मेरी बहुत हो गई। देह की एक एक मांसपेशी झूल गई है। अपना असमर्थ प्राय हो गया हूँ। अब और नहीं जिया जाता के लिए ही ना। मन पर गुनाहों का बोझ है।
जिसे मैं तुम्हारे साथ बांट नहीं सकता, क्योंकि तुमने ऐन मौके पर मेरा साथ छोड़ दिया। नहीं तो क्यों यह सब अकेले वहन करता, कुछ हल्का तो होता। पर नहीं विमल की माँ, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। तुम्हारी आंखों का तारा तुम्हारे सामने टूटकर बिखर जाए और तुम देख पाती। उसका हर कृत्य मेरे सीने में तीर सा चुभता। तुम देखती होगी, अक्सर मेरी हालत परकटे पक्षी सी हो जाती थी और वह अपनी जीत की मुस्कानों में खोया रह जाता। अपने रहते तो उसने तड़पाया ही, जाने के बाद जो है वह दुस्साध्य है विमल की माँ। मैं न जीता हूँ न मरता हूँ। उसे मेरी नज़रों से दूर ही चला जाए तो अच्छा। पर मैं कितना भूल में था। अब लगता है चाहे जो करता सामने तो होता, तुष्टि तो होती कि आलोक है। लेकिन क्या कहूँ विमल की माँ, वह तो चला गया मेरी वास्तविकता देकर। नहीं था। उसने अपने सामाजिक सरोकारों के आगे सदा की उपेक्षा की, अपेक्षाओं को नज़रअंदाज किया। सोचो विमल की माँ, एक पिता के लिए वह कैसी अनुभूति होगी कि उसका पुत्र उसके सुख की ही उपेक्षा कर दे समाज सुख के आगे। जिसे फारिग होना कहते हैं, ये अपना बसेरा नहीं था। सुधा का विवाह सबसे बड़ी समस्या थी। आलोक का कुछ पता नहीं चलता था कि वह क्या करेगा। हम सब बहुत तनाव में जीते थे और इसी बीच तुम हम सबको छोड़कर यूं ही चल दी। उस समय तो यह कदापि संभव नहीं दिखता था कि सुधा का विवाह साफ इनकार कर रखा था और आलोक तो देखते ही देखते हाथ से निकल गया था। बचा एक बेचारा विमल, अकेला कमाने वाला, जो सारी जिम्मेदारियां अपने से महसूस करता। इसीलिए वह बहुत रूखा होता गया था। तुमने मुझे कहा था कि उसके यहाँ तुम्हारा गुजारा नहीं होगा, पड़ा था। यहीं पर कभी कभी आलोक के प्रति मेरे मन में प्यार उमड़ता। भले ही उसने मेरी चाह को अपने से परे कर दिया हो, लेकिन कटुता से पेश नहीं आया कभी। यह बात कभी कभी अजीब सी लगती और कचोटती भी। लगता था कि वह मेरे प्रति कुछ कटु बनाता रहूं, पर इसका मौका उसने बहुत कम दिया। उसे कभी समझ नहीं पाया। एक बात जान पाया हूं विमल की माँ, जो सामने है वही सच नहीं है। कुछ ऊपरी तौर पर तदंतर भ्रमित ही करता है। कभी कभी लगता है मैंने उसे बहुत तकलीफ दी है, इसी से तो उसने यह बदला। विमल तो शुरू से ही ठीक रहा पढ़ाई में। आलोक के बारे में सोच रखा था, कुछ मेरे दबाव से, कुछ अपनी मेधा से और कुछ ईश्वर के अनुकंपा से वह क्लास में अच्छे अंक प्राप्त कर रहा था। उससे मेरी अपेक्षा मेरी बहुत ऊंची थी शुरू से ही। तुम भी तो उसके प्रति हमेशा सदैव और तत्पर रहती। लेकिन विमल की माँ, 17 उसके जीवन में यह मोड़ कैसे बातों से जगा तो पाया कि वह मेरे हाथ से निकल चुका है। परिवार में वैसे सुधा ही उसके सबसे निकट थी। एक दिन उससे कहते सुना, सभी सीधी सपाट जिंदगी ही पसंद करते हैं, उतार चढ़ाव बिल्कुल सहन नहीं। जैसी धारा मिलती है वैसे ही मोड़ लेते हैं लोग। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। उस तमाचे का असर मुझ पर भी हुआ था। कुछ क्षणों तक झंझनाहट होती रही थी मन में, पर उससे कहा कुछ नहीं। फिर एक दिन मुझसे ही बातों में कहने लगा, यह गुलामी की शिक्षा है, ले देकर हमें गुलाम ही बनाएगी। इस शिक्षा में कोई सार नहीं, फिर भी इसे महसूस करते हुए भी लोग इसी की आराधना करते हैं। और यह सब बतौर एक महसूस हो रही थी। पूछा, तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? धूल फांकना भी नसीब नहीं होगा। तुम पागल हुए जा रहे हो। देखो कि दुनिया किधर जा रही है। भविष्य की सोचो कि क्या करोगे। जमाना गला काट प्रतियोगिता का है और तुम्हें यह षड्यंत्र लगता है। नहीं पिताजी, पढ़ाई छोड़ने का कहाँ सवाल उठता है। इसे भोगना तो होगा ही। जो भोगेगा नहीं वो बदलेगा कैसे। जहाँ करोड़ों भविष्य का पता नहीं। बात पूरी करके वह हंसने लगा था। मैं बहुत चिंतित हो उठा था कि बहुतेरी कोशिशें की पर निष्फल। पता नहीं उसकी बातों में क्या होता विमल की माँ कि मैं चुप हो जाता, पर उसे इस तरह अपने पद से विमुख देख स्वयं को बहुत उद्वेलित पाता। धीरे धीरे यह उद्वेग और निराशा याद आता है। मालूम हो गया था मुझे कि वह एक भंगी टोली में आयोजित सामूहिक भोज में सम्मिलित हुआ था। साथ ही जाति व्यवस्था पर एक लंबा भाषण भी दिया था उसने।
मैंने उसे घर के दरवाजे पर ही रोक लिया था और तब पहली बार मेरे सामने वह खींच उठा था। पिताजी, मैं आपसे नहीं रखता। पूजा करते हैं रोज, फिर एक आदमी के दूसरे आदमी के साथ बैठकर खा लेने में आपको कौन सा पाप दिखाई देता है? कौन सा अधर्म है यह? पिताजी, समझने के आदमी अछूत हो ही नहीं सकता। मैं खड़ा नहीं रह सका था, हट गया था उसके रास्ते से। तुमने भी विरोध तो बहुत किया, पर तुम्हारे संस्कार तुम्हारे आलोक से ज़्यादा महंगे नहीं थे। उस रात अपनी बेबसी और अकर्मण्यता पर बहुत क्षोभ हुआ। मोह था या विचारों की टकराहट में मेरी हार थी विमल की माँ? उस रात दूसरे कमरे में आलोक सुधा को अपने अनुभव सुना रहा था, बीते दिन के। दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। वे मुझ पर हंस रहे थे। क्यों फालतू का सिर दर्द बन गई हो तुम? मैंने तैश में सुधा से पूछा था। बड़े रिश्ता एक जगह तय कर सका था उसका, लेकिन उसकी वही बकवास। उस धर्म का निर्वाह करने के लिए पैसे की मांग करता है। मैं ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकती। उसकी इन बातों से मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। मुझे तो बस यही मालूम था कि किस तरह जहाँ तहाँ जब तब उसकी शादी के बारे में मुझसे पूछने लगते। कई बार अपमानजनक अनुभव होते और उसके लिए कि ये बातें इसलिए मुझे और बोझिल लगने लगती थीं और मैं अक्सर बहुत रुक्ष हो जाया करता। बेटी के बड़ी होने के साथ दूरी भी क्यों बढ़ती जाती है, उस वक्त नहीं समझ पाया था, अब समझ पाया। और याद है क्या कहा था सुधा? घर छोड़कर कहीं चली जाएगी यदि सिर दर्द बन गई है। मैं सन्न रह गया। तुमने भी उसे बदतमीज कहा था। औरत इज्जत होती है, वही कहीं चली जाएगी। इतनी बड़ी बात कह गई थी सुधा। उस वक्त मैंने महसूस किया था कि मैं अब कुछ हूँ ही नहीं, और हूँ भी। मुझे लक्ष्य करके कह रहा था, आप लोगों को सुधा को सिर का बोझ नहीं समझना चाहिए। यह तो बहुत चोट पहुँचाने वाली बात है। उसको भी अच्छा लड़का मिल ही जाएगा। आनन फानन में आप लोग उसे शादी के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? शादी के अलावा भी उसको जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। फिर उसने सुधा से करना होगा सुधा, तभी तुम सफल हो सकोगी। विमल बड़बड़ाता रह गया था। मैंने नफरत से नजरें फेर ली थीं और तुम सभी को एक एक कर देखती रह गई थी। कुछ कहने को था तो मैंने कहा क्यों नहीं? तुम जानती हो उसने हर बात में अड़ंगा लगाया और विजय सदैव उसी की रही। पान खाते भी कभी नहीं देखा। चौराहों पर चाय की दुकानों पर ठहाके नहीं लगाता था। सस्ते दोस्तों के साथ गंदे मजाक नहीं करता था और न ही राह चलते नजरें उसकी कहीं भटकती थीं। फिर भी मैं उससे खुश नहीं था। सदा चोट पहुंचाई उसने मुझे। वह हंसता भी तो लगता मुझ पर हंस रहा। उसे क्या कभी कोई जान पाया? आखिर ऐसा क्यों होता था विमल की माँ? मुझे उससे घबराहट सी क्यों होने लगती थी? अपनी संतान से अरमान तो सभी पालते, कामना ही तो की थी। और यदि सब कुछ टूट जाने के बाद यह प्रतिक्रियात्मकता मुझ में आ गई हो तो इसमें गांव जाकर चैन से रहने का सपना सपना ही रह गया था। वास्तविकता बहुत दम घोंटू हो चली थी। मैं फिर से नौकरी में लग गया था और गुजारा चल रहा था। मैंने निर्णय लिया कि जब ऐसे ही चलना है तो रहने के लिए एक मकान तो बनवा ही लेना चाहिए किसी तरह। से पैसे का इंतजाम करके एक छोटा मोटा मकान बनवा लें। लेकिन कहाँ विमल की माँ, कुछ भी नहीं छोड़ा था मेरे भाइयों ने मेरे लिए। अपनी जायदाद के जाते रहने के अलावा संबंधों के की इस परिणति पर मेरा दिल दो टूक हो गया था। उन दिनों चुप चुप रहा करता, किसी का भी सामना करने से कतराता, भय सा लगता। तुम्हारी उपस्थिति मेरे लिए तब कितनी साधारण बात थी, लेकिन अब लगता है आपस में हम दोनों तब कितना कुछ कहते सुनते थे, चुप चुप रहकर भी। विमल की जुबान लेकिन तब भी चलती। वह कुछ कह देता तो आलोक पास आकर कुछ न कुछ समझाया करते, क्या कर देगा। पर यह भावना स्थायी नहीं रह पाती। आलोक तो गलत ही था मेरे लिए। हालांकि उन दिनों मुझे बहलाए रखने की वह कोशिश करता। कभी कभी कहता, पिताजी आप बेकार ही चिंता कर रहे हैं, भैया की बातों का ख्याल मत कीजिए, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। आप लोगों की ज़िंदगी ही अब कितनी है, अब आप काम धाम छोड़कर आराम कीजिए। मैं एक ट्यूशनें और खोज लेता हूँ। आपने हम सबको पढ़ाया लिखाया, यही क्या कम है? मकान बनवाना ही क्या ज़रूरी था? जो कुछ है काफ़ी है। मैं तुलना करता
विमल और आलोक मेरे ही दोनों खून। मुस्कुरा देती, वह ठठाकर हंस पड़ता और मैं मन ही मन उससे कहता, मेरा दुख, मेरी वेदना, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ यहीं तक नहीं है बेटे। उसकी हंसी भी प्यारी हंसी थी विमल की माँ। वह हंसता तो उसकी चमकीली खूबसूरत दंत पंक्ति जगमगाने लगती। उसके भीतर का संपूर्ण उल्लास आह्लाद उसकी आंख का था और मुझे मुग्ध कर जाता। वह बहुत नहीं हंसता था खुलकर, पर जब भी हंसता मुझे बहुत अच्छा लगता। मेरा प्रतित्व उस पर उमड़ पड़ता, पर तुरंत ही वह उसी टीस में बदल जाता। वही कुंठाएं मुझे घेर लेती। आलोक यदि मेरे कहने पर आलोक का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक था और उसमें खतरे भी बहुत थे। मैं अक्सर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता। ऐसे ही एक दिन काम पर ज्यों ही लौटा तो देखा कि उसके सिर पर पट्टी बंधी थी और तुम उसके बगल में बैठी उसका हाथ सेक रही थी। एक पल को हतप्रभ रह गया। तो आज करते हुए पूछा, तो आज क्या गुल खिला? मैं नहीं समझता था कि यह इस नीचता पर भी उतर आएगा कि राह चलते मार पीट कर बैठेगा। आश्चर्य से बिस्तर पर पड़ा अंधमुंधी आंखों से मुझे देख रहा था। उसकी यह दृष्टि मुझे विचलित कर गई और मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। पता चला कि एक दुकानदार को उसने मिलावट करते पकड़ लिया और उसी ने अपने आदमियों के हाथों हाथ उठाना कोई मामूली बात न थी। पुलिस आई और दुकानदार को गिरफ्तार करके दुकान सील कर दिया। मुझे यह घटना अजीब सी लगी, किंतु मेरी सहानुभूति अब आलोक के साथ थी। मुझे पता था कि मैंने उसे एक और चोट पहुंचा दी थी। व्यथित हृदय उसके पास गया, उसके सिर पर हाथ रखा तो उसकी आंखें खुल गईं। मैंने देख लिया, खुद पिट गए। हर आदमी में परिवर्तन कैसे करोगे? अचंभे से मुझे देख रहा था वह। उसका चेहरा बहुत शांत और निष्पाप लगा था। मैं निर्विकार भाव से उसकी मासूमियत को निहार रहा था। उसके इस तरह देखने का मतलब मैं अच्छी तरह समझ रहा था। न जाने कितने दिनों बाद मैं उसके साथ इतने उसने कहा, नहीं पिताजी, चोट ज़्यादा नहीं आई। प्रशासन के अलावा प्रत्येक नागरिक भी अपना दायित्व निभाए, ऐसी चेतना आनी चाहिए। जन संगठन बहुत आवश्यक है और शुरुआत तो ऐसी ही होगी ना। और पिताजी, मैं तो पिटा, पर वह पकड़ा गया जैसे विद्युत का नंगा तार छू गया हो। अपना हाथ उसके माथे से, कितना ताप था वहाँ, कितनी सनसनाहट थी। उसकी सफलता उसे अपनी राह से विमुख क्यों करे? जाते जाते उसकी ओर देखा और एक लगा। उसकी आंखें भीग गई थी। विमल की माँ, तुम भी जानती हो मैंने उसे अपेक्षित प्यार नहीं दिया, अपनी बेकार की कुंठाओं में घिरा रह गया। अब जबकि मेरी चमड़ियों ने हड्डियों का साथ छोड़ दिया है, आंखें बगैर चश्मे के कुछ भी नहीं देख सकती। मुझे यह एहसास होता है पूरा नहीं किया पिता का कर्तव्य पुत्र के प्रति। अतीत की ओर दृष्टि डालते ही यह अंतराल थरथरा उठता है। मैं कंपित हो उठता हूँ। मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही प्रकंप हो उठता है, जैसे कोई टेक नहीं रहती। माथा तपता है और आंखों से बहते हैं आंसू। मन तुम्हारा सहारा चाहता है और तुम हो कि पता नहीं कहाँ। कहीं कोई और छोर ही नहीं दिखता। तुम भी अब तुम नहीं हो, स्मृति हो। इस बड़े रंगमंच पर मेरा रोल मेरे द्वारा पूरा हुआ जा रहा है और मैं विमूढ़ बना देख रहा हूँ, अवश और अशक्त। ऐसा लगता है जैसे मैं नहीं होकर भी हूँ और होकर भी नहीं हूँ, पर हूँ तभी तो यह सब है। 40 वर्ष कम नहीं होते। मेरे सानिध्य में तुमने 40 वसंत और 40 पतझड़, 40 जेठ, 40 सावन साथ साथ बिताए। लेकिन अब तो पता नहीं तुम्हें मेरी बातें सुनाई पड़ती हैं या नहीं। कौन जाने मैं तुम्हें याद भी हूँ या नहीं, पर कह नहीं सकता किसी से। जानती हो, कभी कभी मुझ पर लोगों की तरस खाती निगाहें मुझे कितना छील जाती हैं। क्यों सब इस तरह देखते हैं मुझ? सब अपनी अपनी किस्मत है विमल की माँ। नहीं तो बुढ़ापे को लोग कहते हैं कि इसमें जीवन भर की थकान मिटाई जाती है। लेकिन मेरे आराम के दिन वेदना और संताप में ही व्यतीत होने लिखे थे, तो कोई क्या करे, किसे दोष दूं? तुम मेरी बातें सुनती होगी, जरूर सुनती होगी, मेरे बारे में, विमल के बारे में, उसके बच्चों के बारे में, सुधा के बारे में और आलोक।
तुम भी यही कहोगी ना कि मैंने ही? भले ही मुझसे नहीं कहो, सोचोगी तो जरूर ही, पर मैं कैसे मानूं? मैं कभी ऐसा चाह सकता हूँ? एक बाप ऐसा चाहता तो बस उसे कांटों में से खींच लाना चाहता था, और वह कहता था कि उसके आगे का रास्ता बहुत साफ होगा। मैंने कहाँ क्या गलती की, और तुमने मेरा साथ क्यों छोड़कर चल दी? मुझे तुम्हारा जाना याद है, एक एक बात, एक एक घटना याद है। कई बीमारियों से घिरी जी रही थी तुम। अक्सर तुम्हें सीने में दर्द होता था, और वही तुम्हें ले भी गया। डॉक्टर बुलाने तक का समय नहीं दिया तुमने। सभी तुम्हारे पास ही थे, और तुम अपना सीना थामे हाँफती हुई सबको एक एक कर देखती, यूं ही चल दी। कितना जल्दी सब कुछ हो गया था, और तुम बिस्तर पर ऐसे सो रही हो, पर सभी जान गए थे कि तुम अब उठोगी नहीं। इसीलिए तुमसे लिपट लिपट कर रोने लगे थे। कैसा और कैसा होता है उसकी अनुपस्थिति के साथ समझौता करना। जीवन की यह मांग कितनी पीड़ादायी है, नृशंस है। जाने वाला मील के पत्थर की मानिंद एक जगह स्थित सा हो जाता है, और साथ चलने वाले अपने बाकी बचे सफ़र को तय करने। मैंने तुम्हें अग्नि को समर्पित कर तुम्हारे प्रति अपने अंतिम कर्तव्य को पूरा किया, पर मेरा अस्तित्व जैसे उस मील के पत्थर के गिर्द ही अब तक घूमता है। मैं बार बार पीछे देखता हूँ, और खुद से जैसे अजनबी सा बन जाता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद आलोक एकदम बुझ सा गया था। उसके चेहरे से वह आभा लुप्त सी हो गई थी, जो हमेशा उसके मुखमंडल से खेलती रहती थी। अकेले में बैठा हुआ मैं उसे कई बार देखता, कई बार वह अपनी आंखें पोंछता होता। मन में आते यूँ वह कभी कभी मेरे पास भी आकर बैठता, लेकिन बातें नहीं हो पाती। उसे उस समय मुझसे जो अपेक्षाएं रही होंगी वे पूरी नहीं हुई। लेकिन उसने ऐसा कोई भाव प्रकट क्यों नहीं किया मेरे सामने? क्या वह भी अपने प्रबल अहंग के वशीभूत नहीं था? और मैं तो खैर उसके प्रति कभी निस्व नहीं हो सका। मेरे अंदर उसके प्रति स्नेह के सोते को जैसे कुछ बड़े पत्थरों ने अवरुद्ध कर दिया। शोर मैंने सुना, पर चट्टानें जमी की जमी रह गईं, और जब तक पिघलें तब तक सोता ही मानो सूख चुका था। फिर बहता भी किस लिए, किसके लिए? प्यासा तो प्यासा ही रह गया। वह क्या चीज़ होती है विमल की माँ, जो व्यक्त नहीं होने देती? आदमी चाहे जितना घुटता रहे, फंसता रहे, खुद जाले बुनबुन कर। किस तुष्टि के लिए आदमी ऐसा करता है, और क्या वह तुष्ट हो पाता है? घिर जाता हूँ विमल की माँ, काले बादलों में घिर जाता हूँ, अतल गहराइयों में डूबने लगता हूँ, पर कोई अंत नहीं दिखता। कहा ना, कोई और छोर ही नहीं है, बस मैं हूँ और जिए जा रहा हूँ। जब तक जीता हूँ कोई छोर क्या होगा कैसे कहूँ? तुमने भी तो नहीं कहा, लेकिन कोई कोना पानव सृष्टि का श्रेष्ठ जीव कितना कुछ मिलाकर बनता है। विधाता की लीला देखी जाती है, समझ में नहीं आती। आदमी है, और वह अपने होने की संपुष्टि करते हुए है, लेकिन तब आलोक के बारे में क्या कहूँ? वह अपने रास्ते पर बढ़ता ही था, बल्कि अब उसकी गतिविधियां ज़्यादा ही बढ़ गई थीं। अक्सर वह कई कई दिनों बाहर भी रहने लगा था। मैंने अब उसके प्रति अरुचि का भाव अपना लिया था। एक दिन कहीं से थका मांदा लौटा था आलोक। पैर में उसके एक घाव हो गया था, और सुधा गर्म पानी से उपचार कर रही थी। मैंने नजरें चुराकर देखा। उसकी सारी पीड़ा उसके थके चेहरे पर उभर आई थी। अपने दांतों से होठ दबाए वह सुधा को उसे उस हालत में देखकर सच कहता हूँ विमल की माँ, दिल में एक अजीब सी चुभन महसूस हुई, और अपने को रोक पाना कठिन लगा। मन में ख्याल आया, आज इससे अंतिम फैसला कर लूँगा। सुधा के जाने का इंतजार करता रहा। तुम्हें पता है इस हालत में तुम्हें देखकर कितनी पीड़ा होती है। लौट आओ, अब भी लौट आओ। एक आग के गिर्द घूम रहे हो, उसे छूने की पकड़ने की कोशिश मत करो, जल जाओगे और परिणाम कुछ भी नहीं आएगा। कितना भावुक हो उठा था मैं, पहली बार उससे बात करते हुए गीला हो उठा था। आंखें भर आई थीं। लौट आओ आलोक, मेरा कहा मान लो, मैंने आंखें पोंछते हुए कहा। मुझे पता है पिताजी,
मुझे ऐसे देखकर आपको बहुत कष्ट होता है, लेकिन अब मैं लौट नहीं सकता पिताजी। मैंने पीड़ा को बहुत गहरे अर्थों में जाना है। इन छोटी मोटी बातों से आपको पीड़ा होती है। मैं भी गहरी पीड़ा महसूस करता हूँ जब देखता हूँ उनका जीवन हाथों में छाले और पैरों में दरारें, जो कुछ लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने का साधन मात्र हैं, जो सबका बोझ ढोते ढोते इस दुनिया से चुपचाप कूच कर जाते हैं, जो खेतों में अन्न पैदा करते हैं लेकिन बच्चों की क्षुधा मिटाने में समर्थ नहीं, जो जिंदा होकर भी लावारिस लाशों की तरह है। ऐसे जीवनों के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य को गहरे अर्थों में जान गया हूँ। आपकी पीड़ा भी समझता हूँ और उनकी पीड़ा भी महसूस करता हूँ। आप अपनी पीड़ा को उनके दुखों से जुड़ने क्यों नहीं देते? पीड़ा उन अगणित चीख कराहों में कहीं डूब दब जाती है। इसीलिए अब मैं लौट नहीं सकता। मुझे ऐसे देखकर आपको इसलिए भी कष्ट होता होगा कि हम प्रायः एक तयशुदा पद्धति पर ही जीवन जीने के आदी हो जाते हैं। लेकिन जीवन क्या है? जीवन व्यापक है, उसके आगे हम आप क्या हैं? मैं अपने जीवन को एक अर्थ देना चाहता हूँ। रास्ता मैंने यही चुना है और विश्वास मानिए इसमें आनंद मिलता है। अपनी जरा सी तकलीफ से जब किसी चेहरे की शिकन मिट जाती है तब बड़ा आनंद आता है। पिताजी, असत्य और अन्याय का प्रतिकार करने वाले लोगों का हम आग को छू रहे हैं। यह आग एक दिन सब कुछ जलाकर भस्म कर देगी। हम तो इसे बुझाना चाहते हैं और जलना तो होगा ही, बिना जले कैसे होगा? हम अलग तरह की, अपनी तरह की दुनिया चाहते हैं, सहज और स्वाभाविक दुनिया। वह विचार भावना की किन्हीं तरंगों में खो गया था जिसमें मैंने गंगा की सी निर्मलता और हिमालय से दृढ़ता पाई थी। उसकी नज़रें मुझी पर टंगी थीं और तब अचानक मेरे अहम ने फुटूट जाने के एहसास ने मुझे रुला ही दिया था। आंखें पोंछते मैंने कहा, देखो आलोक, तुम्हारे पास चलने को चाहे जितना ही कल्याणकारी मार्ग क्यों न हो, पर यह एक बाप का टूटा हुआ दिल तुमसे नफरत करता है। ईश्वर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। यह मैंने क्या कह दिया था विमल की माँ? अब सोचता हूँ तो कैसा लगता है। मैं आपको अब तक कोई सुख नहीं दे पाया, जानता हूँ, फिर भी इतना विश्वास मानिए कि आप मुझे कभी प्यार करें। इसके आगे उससे कुछ न कहा गया। तब तक सुधा भी हमारे पास आ गई थी। उस क्षण हम तीन प्राणी पास पास बैठे रो रहे थे, अपने अपने संताप में घिरे। लेकिन कैसा दारुण दृश्य था कि कोई किसी को मनाने की चेष्टा नहीं कर रहा था। रिश्ते ऐसे मोड़ तक कैसे पहुंच जाते हैं विमल की माँ, और क्यों? ऐसे क्षणों में भी हम एक दूसरे के बीच किसी सेतु का निर्माण नहीं कर पाए। अब सोचता हूँ कि यह न होता, वह होता, वह और कुछ नहीं होता तो कम से कम आलोक मेरी आंखों के सामने रहता। लेकिन आलोक चला गया विमल की माँ, मुझे छोड़कर चला गया। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई। मैंने उसे घर से बाहर जाते देखा था और विरक्त भाव से नजरें फेर ली थी। लगता था, घबराहट महसूस हुई थी और दिल की धड़कनों पर काबू पाना असंभव हो गया था। कल्पना में ही मेरे चीख उभरी थी, रुक जाओ आलोक। माथे पर पसीने की बूंदें चुचुहा आई थीं। बेचैनी में उसकी ओर फिर दृष्टि डाली। उसकी आकृति क्रमशः छोटी होती हुई अगले चौराहे पर लुप्त हो गई थी और मेरा दिल, उसका कर्म क्षेत्र था वह, जहाँ उसने भूमिहीन कृषक मजदूरों का संगठन बनाया था। उनका संघर्ष बहुत आगे बढ़ गया था। कहते हैं वे एक नया प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसी कि आशंका थी, एक दिन भूस्वामियों ने निहत्थे मजदूरों पर हमला बोल दिया। आलोक, उन पागल दानवी लोगों ने मिलकर मेरे आलोक को मार डाला और मैं विमल की माँ, उसका पिता, उस पर कभी थप्पड़ उठाने की भी हिम्मत नहीं। किसने वह खबर दी थी याद नहीं, बस इतना याद है कि मुझे अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ वह सफ़ेद चादर में ढका था। डॉक्टर उसके अभी बहुत कोशिशों के बाद उसे होश में लाया गया था, लेकिन तब वह सिर्फ एक आँख से देख पर सकता था। देखा भी था उसने मुझे, और मेरे दिल पर हजारों बर्छियाँ चल गई थी। होश नहीं था मुझे अपना। कुछ लोग मुझे पकड़े खड़े थे। उफ, कितना बेचैन हो गया था लोग। कहा नहीं जाता विमल की माँ। मेरे बगल
उसे लोग जब तक संभालते तब तक आलोक निष्प्राण हो गया था। बात की बात मुझे याद नहीं, याद भी है, मैं वह सब कैसे कहूँ विमल की माँ। बस मेरी ज़िंदगी से चला गया आलोक। अब एक अंधियारी गली है जो न जाने कब और कहाँ ख़त्म होगी। जानता हूँ उनका संघर्ष सफल रहा। मैं प्रयोग मैंने सुना है, कितने ही संघर्षों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, लेकिन मेरा आलोक तो मुझसे छिना ना। इसीलिए पाला पुसा था, इसी तरह बदला लेना था। मैंने चाहा था कि जीवन सागर में पार उतरने का एक सुविधाजनक रास्ता अख्तियार करे, वह अपने को तूफानों के आगे मत डाले। लेकिन तब के दौर में एक बहुत बड़ा झंझावात आया था, जिसने मुझे और इतनी दूर कि हम फिर कभी पास ना आ सके। किसी उद्देश्य पूर्ति के लिए, कुछ नया स्थापित करने के लिए सागर की छाती पर बढ़ता रहा आलोक, और बेड़े के डूब जाने की आशंका मुझे अंदर तक डरा जाती और मेरे अंतस से नहीं कि एक बेबस चीख उभर कर रह जाती। पर बेड़ा डूब गया विमल की माँ। या हो सकता है मेरी नजरों के सामने नहीं है। आलोक चला गया, लेकिन लोग कहते हैं कि वह अपने पीछे एक नया आलोक छोड़ गया है। यह सच है विमल की माँ, लेकिन यह नया आलोक भी मेरी आंखों को रोशनी नहीं देता, क्योंकि मुझे अपने आलोक की प्रतीक्षा है कि वह रो लूँगा, पकड़ कर रो लूँगा। इस अंधेरे के लिए सिर्फ आलोक ही जिम्मेदार है क्या, या मैं खुद भी हूँ? दोनों के बीच एक बिंदु पर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और तब बहुत आहत महसूस करता हूँ। आलोक के एक दोस्त ने क्या हो गया है, कुछ दिनों उनके साथ था, फिर विमल लिवाल आया। विमल ने यह फ्लैट खरीदा है, उस मायने में अपना बसेरा भी है। अब विमल अब बदल गया है विमल की माँ। मुझे आराम मिल रहा है, परंतु किसी से मेरी बात नहीं होती। पता नहीं क्या सोचते हैं सभी मेरे बारे में। बच्चे भी पास आने से डरते हैं, अपने ही नीड़ में परायापन महसूस होता है। हाँ, जीवन बोझ बनकर रह गया है और सजा की अवधि मेरी निश्चित नहीं है। उस पर से मेरी आंखों के सामने छाया, मेरी आंखों के आगे छाया अंधेरा। इस घुप अंधेरे में मेरा दम घुटता है। तुम ही मुझे बुला लो ना अपने पास, शायद वहाँ आलोक मिल जाए। यदि तुम्हें मिले माफ़ कर दे, और यह भी कह देना कि मैं उससे नफरत नहीं कर सका हूँ। लेकिन विमल की माँ, जल्दी करना। तो ये कहानी थी आलोक, और जिसको साक्षी और भोक्ता होना कहते, तो इन दोनों भूमिकाओं में मैं रहा था। एक बात होती है जिसे हम कहते हैं न्याय बुद्धि, तो तब आती है जब आप सामने वाले की निगाह से, उसके नज़रिए से भी चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। और मेरा मानना है कि ये एक लेखक के लिए, रचनाकार के लिए ये एक अनिवार्य उपक्रम है, बल्कि एक एसेट है कि दूसरे पक्ष से भी, दूसरे की निगाह से भी अपने आसपास देखें, अपने आप को देखें, और तभी आप अपने को इस स्थिति में ला पाते हैं कि आप कुछ नया सिरच सकें जो दूसरा कोई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा ही एक प्रयास होता है कहानियों में, कविताओं में। मेरा ख्याल है हर रचनाकार अपने स्तर पर प्रयास करता है। आप लोगों को उम्मीद है कहानी पसंद आई होगी। और प्रेम शंकर शुक्ल जी, श्याम नारायण जी दिखाई दे रहे हैं, राम कुमार तिवारी जी दिखाई दे रहे हैं। आप सब मित्रों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जो भी उपस्थित हैं, जिन्होंने भी सुना और अपना समय दिया, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर। काम कर रहे हैं, एक दस्तावेजीकरण है, ये प्रलेखन का काम जनसुलभ पुस्तकालय के माध्यम से अर्पण
इनकी ऊर्जा और उत्साह देखकर तो मैं विस्मित होता रहता हूँ। 200-250 कार्यक्रम इन्होंने इस मंच से अभी तक कराए हैं। ये बहुत ही विरल उपलब्धि है और आगे भी अपने काम में लगे रहें। मैं अर्पण को भी अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब मित्रों का बहुत बहुत आभार और नमस्कार।